हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग FST 15 के सॉल्यूशन को देखेंगे और इस पार्टिकुलर फेज में, इस पार्टिकुलर पार्ट में हम फिजिकल के जितनी प्रॉब्लम्स है उसको देखेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है 46। दिस इज फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। तो एंजाइम कैटालिसिस के बारे में ही पूछ रहा है। तो आपको पता है कि जितने भी एंजाइम्स हैं इसको आप बायो कैटालिस्ट भी बोलते हो। और बायो कैटालिस्ट क्या है, वो वेरी माइल्ड एसिडिक कंडीशन में काम करता है। ठीक है, यानी कि उसका जो कंडीशन होना चाहिए वो बहुत ही वीक एसिडिक कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर टेम्परेचर की बात करो तो टेम्परेचर भी या तो रूम टेम्परेचर की बात करते हो या लो टेम्परेचर की बात करते हो। करेक्ट। तो टेम्परेचर भी ज़्यादा आपका हाई टेम्परेचर वो फेवरेबल उसका कंडीशन नहीं होता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ने पहला बोला कि द एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम at optimum pH which is between 5 to 7. So correct, 5 to 7 this is the very weak acidic condition या mild acidic condition है जिसमें ये आराम से काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। Each enzyme is specific for a given reaction। सही बात है, एंजाइम जो है वो काफी स्पेसिफिक होते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ऑप्शन 3 is saying the favorable temperature range for ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज बिटवीन 50 to 63। नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंजाइम एक्टिविटीज इंक्रीज, एंजाइम की एक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, या तो आप सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दीजिए या आप को एंजाइम्स ऐड कर दीजिए। तो ये बहुत सारे कुछ तरीके हैं जिससे एंजाइम की एक्टिविटी क्या इंक्रीज हो सकती है। तो इन्होंने बोला कि एंजाइम द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस कॉल्ड कोएंजाइम्स। करेक्ट। तो ये भी आपका, तो ये जितने ये जो प्रश्न है सरफेस केमिस्ट्री के सिंपल थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, आपको तो बहुत सारे तो याद ही रखने पड़े हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो दिस इज अगेन फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम एंड वेरी सिंपल प्रॉब्लम। दिस इज 47 वी आर सॉल्विंग एंड दिस इज फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन इज सेइंग कि AgI है, AgI का KSP वैल्यू गिवन है। सो KSP वैल्यू इज गिवन, KSP is given as, this is given as 4 into 10 to the power minus 18, correct? 4 into 10 to the power 18 mole square per liter square। Okay, आगे उन्होंने क्या बोला, the solubility of AgI in the presence of 2 into 10, यानी कि concentration of Ki given, what does it mean? Concentration of I negative is given। क्या करेगा, डिसोसिएट होकर I नेगेटिव एंड K पॉजिटिव में बदलेगा। तो इन्होंने I नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgI। तो AgI का रिएक्शन लिखेंगे। AgI इज लाइक दिस, AgI इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, आपको पता है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसके K की बात करें तो दिस KSP वैल्यू, इसकी कॉन्सेंट्रेशन K की वैल्यू देखो कितना ज्यादा कम है। इसका क्या मतलब है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फेवरेबल बहुत ही कम है, यानी कि ये AgI सॉलिड बहुत ज्यादा से ज्यादा बनेगा, आयनिक फॉर्म बहुत कम बनेगा, और इसीलिए बोलते हैं कि क्या है, AgI हो एक्वस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, Ki ऐड कर दिया। सो आपको क्या पड़ेगा, Ki का मतलब आपने I नेगेटिव कॉमन आयन I नेगेटिव ऐड किया, तो क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन हल्का सा कम हो जाएगा। सिंपल सा जो हम लोग वो जो तरीका लिखते हैं S वाला, KSP का S into S, जो तरीका लिखने का वो लिखते हैं। सो दिस इज 1, दिस इज S, दिस इज S। ओके, जैसे ही आपने I नेगेटिव ऐड किया, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पहुंच जाएगा। व्हाट इज द एडेड I नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज 2 into 10 to the power minus 4। सो दिस इज 2 into 10 to the power minus 4। और आप KSP का जो एक्सप्रेशन है कैसे लिखते हो, KSP is equal to this into this, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, इसलिए सिंपल मल्टीप्लाई कर दें। सो S into क्या हो जाएगा, S plus 2 into 10 to the power minus 4। ओके, सो 2 into 10 to the power minus 4। अब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो S की वैल्यू है काफी कम होगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव जब ये बंदा नहीं होता तो बहुत ही ज्यादा कम होता है। अभी बताया कि दिस KSP इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई जो फॉरवर्ड रिएक्शन है बहुत कम होता है। सो दिस S वैल्यू और कॉन्सेंट्रेशन Ag प्लस इज वेरी वेरी लेस, यानी कि अगर यहाँ पे बात करें तो S की वैल्यू होगी इसके कंपेयर में बहुत ही ज्यादा कम होगी। आप इसको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जब आप इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो व्हाट इज S की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, S इज इक्वल टू KSP की वैल्यू डिवाइड बाय 2 into 10 to the power minus 4। KSP की वैल्यू यहाँ से उठाओ, सो 4 into 10 to the power minus 18
-18 divided by 2 into 10 to the power -4. So it is coming to be this is what we are solving. So this is coming to be 2 into 10 to the power this is -114. ओके, सो आपकी s की वैल्यू क्या आ गई, ये है। तो अब यहाँ पे तो यही है कि ये सिंपल सा आइडिया जो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते रहते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट, लेचे टेलियस प्रिंसिपल, वो बेसिक चीजें हमेशा याद रखिए, आंसर आराम से बन जाए। अगला प्रश्न क्या है आपका फिजिकल का, वो थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आपका अगला प्रश्न है 52 अगेन वह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात। ये क्वेश्चन आपके FST 9 में आया था, FST 10 में आया ऐसे प्रश्न, तो इसका ध्यान रखेंगे। इसमें सिंपल सा क्या तरीका था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 52 वी आर सॉल्विंग, ओके 52। इसमें से सिंपल सी बात क्या थी कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस वैल्यू इनटू अल्फा, व्हाट इज दिस अल्फा? अल्फा इज योर degree of dissociation. This will give you conductance value at particular concentration. Correct? यही हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है जो आंसर देता है। This is the equivalent conductance at infinite dilution. This is the equivalent conductance at particular concentration. ये concentration given is 9/10. Sorry, n/10 normal. तो and what is alpha? Alpha is the degree of dissociation of particular acid or particular solution or particular compound. Okay, sorry, not solution. This has to be acids. Generally हम लोग acid की बात करें, weak acid की, इन्होंने monobasic weak acid की बात कर रहा है। तो let us write this value is given as 400 into alpha आपको find out करना है। And what is this value? This is given as 15. This is given as 15, करेक्ट। तो अल्फा की वैल्यू कहां से कैसे निकालेंगे? अल्फा इज इक्वल टू दिस विल बी 15/400, सिंपल। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंट में बदलना है आपको, परसेंट में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। सो 15/400 into 100, so this will be around 0 गया, ये 0 गया, तो ये क्या हुआ 15/4 हो गया। so this is coming to be 3 and this is 7, so 3.75% is the correct answer. okay, so this is very basic, बड़ा ही simple problem था। coming to अगला प्रॉब्लम क्या है? an element forms 2 oxides 50% 40%, उसमें क्या है वेट है एलिमेंट का। बताइए कि क्या ये जो चीज गिवन है वो मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसको फॉलो करता है। सबसे पहले व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझिए कि अगर आपके पास दो एलिमेंट है, लेट अस अज्यूम वी आर सॉल्विंग 53 ना, सो लेट अस अज्यूम कि हमारे पास दो एलिमेंट है A एंड B। ओके, दो एलिमेंट हैं। अब ये क्या कर रहा है, दो अलग, ये 2 3 4 5 अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं। लेट अस अज्यूम ये दो अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, दैट कैन बी AB2, ऐसा हो सकता है। तो ये जब दो ऐसे कंपाउंड बना रहे हैं, व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? अगर आप इन दोनों में किसी एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट रखा, लेट अस अज्यूम कि A का मास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, A का मास यहाँ पे कांस्टेंट है। ऐसे बोलते हैं A का मास यहाँ पे हमने x लिखा, B का मास हमने यहाँ x ग्राम लिया, ठीक है। दोनों जगह पे हमने A का मास x ग्राम लिया, तो जो B का जो मास होगा उसका रेशियो, B का मास का रेशियो लेट अस अज्यूम यहाँ पे Y निकल के आया और B का मास लेट अस अज्यूम यहाँ पे Z निकल के आया, तो Y/Z होगा वो एक होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर का रेशियो होना चाहिए। सो Y/Z होगा, दिस इज द होल नंबर रेशियो, ठीक है, होल नंबर रेशियो होना चाहिए। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करता है। अब इनकी बात इन्होंने क्या बोला कि 50% एक में एलिमेंट है, सो दिस लेट अस अज्यूम दिस इज AO एंड दिस कैन बी AO2, करेक्ट, ये ऐसा हो सकता है, करेक्ट। तो मान लीजिए पहले में आपका एलिमेंट है 50% है, सो दिस कैन बी 50 ग्राम, सो ऑक्सीजन कितना हो गया 50 ग्राम, 50-50, ठीक है। पहले वाले में एलिमेंट का जो मास है 50 ग्राम है, तो ऑक्सीजन बचा, कुछ ऑक्सीजन बचा, तो ऑक्सीजन का मास है 50 ग्राम, ठीक है। दूसरे वाले में इसने क्या बोला कि आपके पास 40% इज एलिमेंट, यानी कि 40 ग्राम आपका एलिमेंट है, तो बचा ऑक्सीजन कितना 60 ग्राम, सो 60 ग्राम आपका ऑक्सीजन है।
अभी अभी हमने क्या बोला कि आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए आपके दोनों कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस ए एलिमेंट के मास को कांस्टेंट करता हूं, लेट अस अज्यूम 50 कर लेता हूं। तो यहाँ पे 50 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे 40 है, तो इसको भी 50 में बदलें। कैसे बदलेंगे? 40 में 60 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 50 ग्राम एलिमेंट में कितना ग्राम ऑक्सीजन? 60/40 इंटू 50, दिस इज द ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इन AO2, यानी कि दूसरा जो हमारा कंपाउंड बना। अब व्हाट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन? 50 ग्राम डिवाइड बाय दिस पार्टिकुलर, ये क्या होना चाहिए? एक होल नंबर का रेशियो आना चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि ये हमारा क्या बन के आ गया है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या ये बातें सही हो रही है कि नहीं है। सो रेशियो निकालते हैं, 50 डिवाइड बाय ये पूरी वैल्यूज को लिख दो। सो 0 0 कैंसिल हुआ एंड दिस इज कमिंग टू 6 into 50/4, so this is coming to be, I think ये 50 कैंसिल हुआ, so this is coming to be 2/3, this is 2/3। तो ये जो 2/3 है, this 2/3 is a होल नंबर रेशियो, ठीक है। क्या है? 2 भी होल नंबर, 3 भी होल नंबर है, तो जो रेशियो आ रहा है वो सही है, यानी कि इसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अगर 2.3 आ जाता, 3.2 आ जाता या 3.5 आ जाता तो क्या होता? दिस इज नॉट अ होल नंबर, तो हम ये बोलते कि हाँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर, ठीक है। तो ये जो दोनों नंबर आने चाहिए होल नंबर आने चाहिए, तो रेशियो होल नंबर का आ गया है, तो क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। फिर से किसी एक के मास को कांस्टेंट कर लीजिए और जो दूसरा एलिमेंट है उसके मास के रेशियो निकालिए। अगर वो जो रेशियो है होल नंबर का रेशियो आ रहा है तो आपका वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए चलेंगे, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। इन्होंने क्या पूछा है? वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, देखें 54 वी आर सॉल्विंग। ओके, सो अपना अगला प्रश्न है 54। इसमें क्या बोल दिया? 54 में आपके पास गिवन है ब्यूटेन। सो 11.6 ग्राम ऑफ ब्यूटेन आपके पास, 11.6 केजी ऑफ ब्यूटेन गिवन है। ब्यूटेन गिवन है, सो C4H10, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सो 48 + 10 इज इक्वल टू 58, सो दिस इज 58 ग्राम इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्या बोल दिया कि नॉर्मल फैमिली को 20,000 किलोजूल एनर्जी चाहिए एक दिन में, देन द सिलेंडर विल लास्ट। आपको क्या पता है? डेल्टा H is given as, what is this delta H? This is minus of 2658 kilojule, so this is 2658 किलो जूल। आपको पता है डेल्टा H की वैल्यू हमेशा किलो जूल पर मोल होती है, यानी ये एक मोल की बात कर रहा है। तो जल्दी से पता चले, अगर एक मोल इतनी सारी एनर्जी देती है तो दिस मच केजी, चेंज दिस केजी इनटू मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको एक मोल जो है ब्यूटेन जलने के बाद कितनी एनर्जी देती है? 2658 किलो जूल एनर्जी देती है। तो दिस मच इज हाउ मेनी मोल, चेंज इनटू मोल। 11.6 क्या है? आपका केजी है, चेंज इनटू ग्राम, सो 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इज 58, सो 58, सो ये आपको देगा 2658 इनटू let us write same thing, 116 into 10⁻³ divided by 58. Okay, this is the kilojoule energy, this is the total energy जो है, आप इसको जलाइए तो आपको मिलेगा, करेक्ट। ये टोटल एनर्जी, इसको जलने के बाद इतनी सारी एनर्जी आपको निकल के आ रही है। अब आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बंदे को 20,000 एक दिन का है, खपत उनका क्या है? 20,000, 20 into 10⁻³ किलो जूल वो एक दिन में खर्च करता है। तो 1 किलो जूल वो खर्च करेगा कितने दिनों में? 1/20 into 10⁻³। तो बताइए कि इतनी सारी एनर्जी कितने दिनों में खर्च करेगा? थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन इजी कर लेते हैं। 11.6/58,
आई थिंक अगर इसको आप डिवाइड करो, सो दिस इज कमिंग टू बी 1/5 और 2, सो दिस इज एक 0 यहाँ पे आ गया, एक 10 to the power 2 लिखिए, इसको 116 लिखिए, सो दिस इज क्या हो गया, 2 बार में कट गया, ये क्या हो गया 200 हो गया, सो दिस इज 200 into 2658, करेक्ट। तो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 200 into 2658 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये शायद नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, सो दिस इज 20 into 10 to the power 3, सो क्या है, एक 3 को 2 में बदलिए, यहाँ पे एक 0 लिए, बंदा गया, कैंसिल हो गया, तो 2658 डिवाइडेड बाय 100, सो दिस इज कमिंग टू बी 26.58 days, 26.58 days, so search for this answer, so 26.6 is the correct answer। हाँ, बड़ा ही सिंपल तरीका था इसको बताने का, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगला प्रश्न क्या है आपका, फिजिकल का प्रश्न खोजिए, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो सीधा अगला प्रश्न है आपका, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NO3, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन का इक्विवेलेंट वेट बंदे ने पूछ लिया, सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 66। NO3 नेगेटिव, ये किस में बदल रहा है, N2 में बदल रहा है। सर्च कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, दिस इज +5 से 0 स्टेट में गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं 5 इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन है तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, n फैक्टर इस केस में कितने हैं, 5 हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज n फैक्टर हियर, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 5 here, so let us write 5 at the down और डिनोमिनेटर, एंड अगर आप इसकी न्यूमरेटर में क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, NO3 इसका क्या आयनिक मास बात कर सकते हैं, तो NO3 नेगेटिव का कैलकुलेट कीजिए, सो नाइट्रोजन कितने का हो गया 14, और 48 + 14 इज अराउंड 62, सो दिस इज 62, सो 62 by 5 इज कमिंग टू बी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 12.4, सो 12.4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, now coming to question number 67 क्या बोल दिया, if the ratio of rate of diffusion of A and B is given, what is the ratio of densities, so आपको क्या पता है, RA by RB, RA by RB is equal to √ of DB by DA, ठीक है, रूट को हटाइए, पीछे ले जाइए, सो dB by dA इज इक्वल टू RA² by RB², बड़ा ही सिंपल, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, RA by RB is given as 1:4, right, sorry 4:1 is given, so this is given as 4:1, so this is 4/1, so 4/4² by 1², so 16/1, so 16:1 is the correct answer, ठीक है, 16:1 is the correct answer, करेक्ट ना, सही पूछ रहा है वो, ओके, dB by dA ही पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो आपका 69 क्या है, 69 बोला है कि ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन का क्या मतलब है, 8 ग्राम ऑक्सीजन, सो दिस इज कमिंग टू बी, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम 8 ग्राम में कितने मोल हो गए, 8 डिवाइडेड बाय कितना 32 into 2 is equal to कितना हो गया भैया, देख लो 8/4, so this is coming to be 1/4 into 2, so Na/2 क्या यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, Na, so Na/2 is the number of atoms of oxygen। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 14 ग्राम CO, so 14 ग्राम CO में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, करेक्ट, सॉरी नंबर ऑफ टोटल एटम्स की बात कर रहा है, 14 ग्राम CO का क्या हो गया 28 ग्राम इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल जाएंगे, ए ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO इज 14/28, 1/2 इज नंबर ऑफ मोल,
इनटू व्हाट इज नंबर ऑफ एटम्स क्या है, 2 हैं, इनटू 2 इनटू Na। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ऑप्शन ए। ऑप्शन बी की बात कर रहा है 7 ग्राम CO। 7 ग्राम CO का क्या मतलब हो गया कि 7 डिवाइडेड बाय 20 इज द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 1/4 इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने लिखा 1/4 इज द नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं, तो लेट्स राइट 2 हियर इनटू Na। सो दिस इज कमिंग टू बी 1/2। आई थिंक दिस इज यहां से मैच कर रहा है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे भी देख लें। आगे देखा तो हमने पाया कि ऑप्शन सी जो है दिस इज कमिंग टू बी 11 ग्राम बाय CO 11 ग्राम CO2। CO2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है 44 होता है, और 1/11/44 is coming to be 1/4 and 1/4 into 3, so 1/4 into 3 Na। okay, this is the number, so 3/4 यहाँ से मैच नहीं कर रहा, गलत हो गया। आगे बढ़ गया है, आगे क्या होगा, आगे हमने देखा तो दिस इज 1/2 यानी कि 2/3 into Na। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा जल्दी से देखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर। ठीक है, 72 सिंपल केमिकल इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इन्होंने क्या बोला, आपको पूछ रहा है कि स्टेबल ऑक्साइड पूछ रहा। सिंपल सी बात है, आपको स्टेबल ऑक्साइड, जैसे इसमें दो रिएक्शन दे रखे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो आपका काम ही क्या करना है कि आप दोनों के फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लें। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट साइड हैज टू बी ऑक्साइड्स, प्रोडक्ट में आपके ऑक्साइड्स बना लीजिए और देखिए किसकी के वैल्यू ज्यादा है। के वैल्यू ज्यादा का मतलब है कि वो प्रोडक्ट को फेवर करती है, और अगर प्रोडक्ट को फेवर करती है यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है। ठीक है, तो आपका काम है प्रोडक्ट में ऑक्साइड लिखिए। पहला वाला जो है उसमें क्या, पहला वाला रिएक्शन इज X2 प्लस ऑक्सीजन इज गिविंग यू 2 मोल ऑफ AXO, 2 मोल ऑफ XO, एंड इसकी K वैल्यू इज गिवन एज K इज इक्वल टू 1.5 into 10 to the power -4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो XO है यानी कि ऑक्साइड है ऑलरेडी प्रोडक्ट में है। दूसरा वाले में क्या है कि आपका ऑक्साइड प्रोडक्ट में नहीं है, रिएक्टेंट में। हम क्या करें, रिएक्शन को उल्टा कर लेते हैं। जब रिएक्शन को उल्टा किया सो X2 प्लस 2 मोल ऑफ O2 गिविंग यू 2 मोल ऑफ XO2, करेक्ट। एंड इसका K वैल्यू, इसका जो K वैल्यू गिवन है दैट इज 2 into 10 to the power 4। हमने रिएक्शन को उल्टा किया है। आपको पता है जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो K की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/K हो जाती है। तो दिस इज इक्वल टू 1/K यानी कि 1/2 into 10 to the power 4। सो दिस इज कमिंग टू बी 5 into 10 to the power -5। अब आपका काम क्या है कि इन दोनों में जो K की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी K की वैल्यू ज्यादा होगी यानी कि वो जो फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर कर रहा होगा, यानी कि जो उसका प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप यहां से देखो 10 to the power -4, ये जो वैल्यू है कंपेयर टू 10 to the power -5 से ज्यादा है, यानी कि ये जो वैल्यू क्या है, ज्यादा है, यानी कि ये जो ऑक्साइड होना चाहिए वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्रॉब्लम नंबर 75 वी आर डिस्कसिंग। So this is general ln K equilibrium constant is equal to minus delta H divided by R into T। This is a simple expression हमारे पास है, और इन्होंने पूछा कि बताइए K1 is greater than K2, इसके लिए टेम्परेचर का रिलेशन पूछ लिया। ओके, और रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक तो इसके लिए अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है ln K इज इक्वल टू, एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू, डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव, ये नेगेटिव इनटू ये नेगेटिव, टोटल हो गया डेल्टा H पॉजिटिव। सो डेल्टा H by RT फॉर एक्सोथर्मिक। ओके, अब इन्होंने क्या बोला कि K1 इज ग्रेटर देन K2, यही बोला है क्या, इन्होंने क्या K1 इज ग्रेटर देन K2 यही बोला है। तो K1 K2 से बड़ा है तो ln ऑफ K1 भी तो ln ऑफ K2 से बड़ा होगा, करेक्ट। ln ऑफ K1 भी ln ऑफ K2 से बड़ा होगा, तो ln K1 इज इक्वल टू डेल्टा H by RT1। सो दिस इज डेल्टा H by RT1,
ये भी किससे बड़ा होगा, ln K2 का मतलब कि ln K2 ये वाला पार्ट, सो डेल्टा H R T2 ये बंदा गया, ये R गया। सो समझ में क्या आ रहा है हमें कि 1/T1 इज ग्रेटर देन 1/T2, और इसको ये T2 को उठा के यहाँ पर लाइए, T1 को उठा के यहाँ पर लाइए, सो T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये सिंपल सा रिलेशन आ रहा है, कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आंसर लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला प्रश्न क्या है आपका, ए क्रिस्टल ऑफ फॉर्मूला AB3 हैज आयंस एट कॉर्नर एंड बी एट द एज लेंथ। तो जल्दी से क्यूब बना लीजिए, क्यूब बनाइए। आपका प्रॉब्लम नंबर दिस इज 78, वी आर सॉल्विंग 78। ओके, तो आप क्यूब बनाइए, एक सिंपल सा क्यूब है, दिस इज द क्यूब वी हैव। ओके, देन ओके, क्यों बना लिया। अब आपको क्या बताया इन्होंने कि ए कहां पे है, ए इज एट द कॉर्नर। सो यहाँ पे ए लिख दीजिए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए, एंड सो ऑन, एट एवरी कॉर्नर वी हैव ए। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी ए है आपका, यहाँ भी ए है आपका, यहाँ भी ए है आपका, यहाँ भी ए है आपका। सो ये आपका ए आ गया। अब क्या बोल रहा है, बी इज एट द एच। बी कहां पे है, एच पे है, तो बी कहां पे हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे आपका बी है। अब पूछे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो नियरेस्ट एटम होता है, ठीक है, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम। आप इसको ये भी बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन का, अगर आप सॉलिड स्टेट पढ़े हो तो कौन से ऐसे एटम्स हैं जो उसको टच कर रहे होंगे, या कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे भी बोल सकते हो जो उसके नियरेस्ट नेबर है उसकी संख्या कितनी है। तो गिनते हैं भैया, ए की बात करें तो आप ए की बात कर रहे हो तो कैसा हो सकता है, ये आगे भी बढ़ सकता है, ये ऊपर भी बढ़ सकता है, और क्या हो सकता है, ये पीछे की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, अब आपको क्या समझ में आ रहा है, ये एक एज बनेगा, ये किसी क्यूब का साइड बनेगा, ठीक है। सिमिलरली ये किसी क्यूब का साइड बनेगा, तो क्या होगा, एज पे एक एक बी होंगे, यहाँ भी एक बी होंगे, यहाँ भी एक बी होंगे, यहाँ भी एक बी होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बी एटम्स जो ए के बगल में वो कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ बी एटम्स कितने हो गए, 6 हो गए, एंड दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए, कि ए से इतने ही एटम्स सटे हुए हैं। फिर से समझ लीजिए कि ये ए यहाँ पे है, तो एक यूनिट यहाँ भी हो सकता है, एक यूनिट, दिस इज 3D स्ट्रक्चर। सो यहाँ एक यूनिट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एंड सो ऑन। तो क्या होगा, ए से यहाँ एक बी मिला, यहाँ एक बी मिला, यहाँ एक बी मिला, इसके ऊपर जाएंगे तो एक बी मिलेगा, पीछे जाएंगे तो एक बी मिलेगा, यहाँ पे सीधा गए तो एक बी मिलेगा, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ जो नियरेस्ट एटम है फॉर ए इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हमारे पास ए से टोटल 6 बी हैं जो टच कर रहे हैं। अब बी की बात कर जाए, यानी कि ये आपका बी है, ये आपका बी है, बी से कितने एटम टच कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, बी से एक ये टच करेगा, एक ये टच करेगा, तो बी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। आप देख लो ना, बी से और कोई टच कर ही नहीं रहा है, बी से या तो ये टच करेगा, नहीं तो ये टच करेगा, आगे बाकी चीजें क्या होगी, आगे दिखेंगी, बाकी चीजें कहाँ है, आगे दिखेंगी, दूसरा बी सब में यहाँ पे आएगा, तो टच तो नहीं कर रहा, काफी दूर हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नियरेस्ट नेबर। सो इसका नियरेस्ट नेबर या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, दो ही हो सकते हैं, दैट्स व्हाई बी का आंसर क्या हो गया, 2। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारे पास क्या 81 है, 81 क्या बोल रहा है, 2 liquids A and B is given। क्वेश्चन नंबर 81 we are solving। So 2 liquids vapor pressure is given, then the mole fraction of B in the solution। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या पता है, YA क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को और कैसे लिख पाते हैं हम, पार्शियल प्रेशर को लिख सकते हैं P0 ऑफ A into x of A बाय टोटल प्रेशर। सिमिलरली YB क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B बाय टोटल प्रेशर, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 ऑफ B into XB, करेक्ट। ये बड़ा ही सिंपल है। इसके बाद दिस इज डिवाइड बाय PT, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। सो YA बाय YB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
P total cancel, so this is coming to be P naught of A into XA, P naught of B into XB, और XA by XB क्या हो जाएगा, XA by XB, तो दोनों को P नॉट यहाँ B यहाँ आ जाएगा, P नॉट A यहाँ आ जाएगा, so this is YA by YB dot P naught of B by P naught of A। सबकी वैल्यूज पता है क्या, सबकी वैल्यूज हमें पता है क्या क्या है, सबकी वैल्यूज डाल दीजिए। तो दिस इज YA by YB is given as 4/3, P naught of P by A is given as 3/4, sorry 3/1, so 3/1, ये गया, so this is 4/1 आ रहा है, ठीक है, 4/1 आ रहा है। अब what is this? This is the 4/1 is ratio of XA by XB, और इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट, सॉरी द मोल फ्रैक्शन ऑफ B पूछा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B का क्या मतलब है, ये X का मोल 4, B का मोल क्या हो गया 1 है, सो क्या हो जाएगा XB is equal to 1 divided by 4 plus 1, that is equal to 1/5। ओके, अब अगला प्रश्न क्या है अपना, जल्दी से देखेंगे। दिस इज अगेन कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेयर इज दैट, सो इट 82 क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोला, वेव नंबर गिवन है, सॉरी अ नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मिनट गिवन, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मिनट। आपको पता है कि अगर आपको कुछ ऐसा गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स इन गिवन टाइम, वो क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है कि आप किसी पार्टिकुलर अमाउंट नंबर ऑफ वेव्स अगर किसी समय में पास किया तो वो उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अब आगे देखें कि आपको बताया इन्होंने 82 क्वेश्चन में 450 वेव्स पास किया 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में। ओके, सो 1 सेकंड में कितना पास किया, 1 सेकंड में कितना पास किया 450 by 60, राइट, 450 by 60। सो दिस इज द आपका फ्रीक्वेंसी, और व्हाट वी हैव इज म्यू इनटू क्या है, लैम्डा इज गिवन बाय c, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, तो दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये वैल्यू कहाँ है 450 into 60, ये लड्डू गया, देन दिस इज 15 से गया, एंड दिस इज कमिंग टू बी 60 into 10 to the power 7 डिवाइडेड बाय 15, सो ये 4 बार में कट गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 into 10 to the power 7 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये कौन सा प्रॉब्लम हो गया, ये आपका सिंपल एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, आराम से इसको बनाएंगे। चल आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न है 85, प्रॉब्लम नंबर 85 क्या है, चलिए 85 सॉल्व कर लो, बड़ा आसानी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, मजे से सॉल्व करेंगे। वेपर प्रेशर गिवन है, यानी कि P नॉट ऑफ B अगेन गिवन है, एंड आपको बताना है टोटल प्रेशर। सो टोटल प्रेशर की बात भाई ने कर दी, सो व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज P नॉट ऑफ A into XA, what is partial pressure of B, P naught of B into XB, what is total pressure, PT is equal to PA, partial pressure A, partial pressure B। यहाँ तो था P naught of A given है क्या, this is given as 100, so this is 100 into क्या है XA, XA कितना given है हमारे पास, आपको XA निकालना होगा 2/5 करके, what is 2 moles of A divided by total mole plus P भी कितना गिवन है 80 into 3/5, सिंपल कैलकुलेशन धड़ाधड़ करेंगे, so this is coming to be 40 and this is coming to be, this is यहाँ से यहाँ कैंसिल हुआ, so this is coming to 48, so this is 88 dot, correct, 88 dot। बड़ा सिंपल प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं थी, 85 सॉल्व कर लिया मजे से। अगला प्रश्न की तरफ बढ़े, तो 89 बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है, बड़ा ही, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
इन्होंने बोला कि एवरी 10 डिग्री इंक्रीज पे क्या हो रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन ट्वाइस हो जा रहा है, डबल हो रहा है, करेक्ट। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, बड़ा दो दोगुना हो जा रहा है। तो एवरी मान लीजिए 0 से 10 गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, दोगुना हो गया। फिर 10 से क्या है, इन्होंने बोला कि 40 डिग्री पे, तो यहां से अगर मान लीजिए 20 पे गए तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 इसका दोगुना हो गया। फिर ये 20 से 30 पे गया तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 हो गया, फिर से दोगुना हो गया। ये पहले का दोगुना, ये पीछे वाले का दोगुना, ये इसके पीछे वाला का दोगुना, एंड अगर ये 40 पे गया तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × करेक्ट। So this is coming to be 16 times, 16 times इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके FST 15 के सारे प्रॉब्लम्स आराम से मजे से बन गए। अब आप आराम से कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप आराम से पूछ सकते, ठीक है। मिलते हैं आपके अगले FST। वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आपका, ठीक है ना, FST 15 के सॉल्यूशन में, ठीक है ना। और अभी तक आपने FST 14 तक सॉल्व किया है, आज FST 15 हुआ है, उसका सॉल्यूशन आपके लिए हम लेके आए हैं, ठीक है। जरूरी है कि आपने FST 15 सॉल्व कर लिया हो। दूसरी चीज बहुत ध्यान रखिए कि जो भी आपकी गलतियां हो रही हो, मैं रिपीटेडली आपको ये लेक्चर्स में बोल रहा हूँ कि जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं, आप कोशिश कीजिए उन गलतियों को दोबारा रिपीट मत कीजिए, आपके ऑटोमेटिकली नंबर वहीं से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और आप इतने सारे FSTs हो रहे हैं कि अगर आपने हर में अपनी गलतियों को कर्टेल डाउन कर दिया तो ओवरऑल गलतियां ना, जब आपका मेन पेपर होगा ना 26 जुलाई को, याद रखिएगा डेट, 26 जुलाई को जो मेन पेपर होगा ना आपका, उसमें आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का पेपर, ठीक है ना। FST 15 हमारा पेपर है। FST 15 में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 से शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक पार्ट से, ठीक है ना। क्वेश्चन 50, क्वेश्चन 50 में आपसे बोला गया द शेप ऑफ CuNH3 होल 4 SO4। आपके पास एक कंपाउंड है CuNH3 होल 4 SO4, आपके पास एक कंपाउंड है और आपसे पूछा गया कि इसका शेप क्या है। देखिए बेटा, इसमें ना ये मैंने आपको एक बहुत डिफरेंट वे में और इस एग्जांपल को बहुत क्लियरली समझाया था कि इसमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन में बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। अगर आपको याद आ रहा है तो मैं आपको बताया था कि इसमें दो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बोली जाती हैं, दो डिफरेंट बुक्स डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन आती है। कुछ बोलती हैं कि DsP2 और कुछ बोलती हैं कि sp2d, ठीक है ना। कुछ बुक्स बोलती हैं कि हमारी हाइब्रिडेशन होगी DsP2, कुछ बुक्स बोलती हैं हमारी हाइब्रिडेशन होगी DsP2d। लेकिन दोनों बुक्स एक ही बात पे कांस्टेंट रहती हैं कि इसका जो शेप होगा या इसकी जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर, दैट विल बी स्क्वायर प्लेनर। और इस चीज को मैंने आपकी कॉपीज में रजिस्टर में स्पेसिफिकली इस एग्जांपल को लिखवाया है, तो इस एग्जांपल को थोड़ा सा ध्यान से एक बार अपनी कॉपीज में दोबारा देखिएगा। बट एक चीज को ध्यान रखिएगा कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन तो वेरी कर रही है इसमें, लेकिन इसका शेप वेरी नहीं कर रहा, तो ज्योमेट्री रिमेन सेम, ज्योमेट्री रिमेन स्क्वायर प्लेनर, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस। हाइब्रिडाइजेशन कुछ बुक्स DsP2 बोलती हैं, कुछ बुक sp2d बोलती हैं। प्रेफर्ड चॉइस आपकी sp2d रहेगी, लेकिन अगर sp2d ऑप्शन में नहीं है देन आपकी प्रेफर्ड चॉइस रहेगी DsP2। तो इस चीज का आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि CuNH3 होल 4 की शेप क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 पे 50 हो गए, 51 पे। अब क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है व्हिच हैज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, किसके पास मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। और ऑप्शन में आपको दे रखा है नियॉन, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है आपको आर्गन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको ज़ेनॉन, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको He, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए नेसेसरी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, राइट। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। बट इसमें कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन सब में बिकॉज दीज आर न्यूट्रल गैसेस, नॉर्मल अनचार्ज गैसेस हैं, तो इनमें याद रखिए इनमें लगता है इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सा लगता है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर हम उसको बोलते हैं लंडन फोर्स। हम उसको क्या बोलते हैं, लंडन फोर्स। इन सब में लगता है लंडन फोर्स। एंड हमें पता है लंडन फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन सब में क्या लग रहा है, लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, व्हिच मींस ध्यान रखिए, if the molecular weight increases, London force या
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल इंक्रीज, एंड अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो उनकी बाइंडिंग विद ईच अदर इंक्रीज कर जाएगी, और अगर बाइंडिंग इंक्रीज कर गई बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि किसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। इस सब में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, ज़ीनॉन का, और अगर ज़ीनॉन का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है तो उसका लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, और अगर लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। बस इतना सही आपको इसमें कॉन्सेप्ट देखना था, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50, 51। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, एंड इसको ध्यान से समझिएगा कि इसमें कहना क्या चाह रहा है और पूछ क्या रहा है और हमें निकालना कैसे है ना, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपके पास पेपर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज डिफर फ्रॉम द अदर थ्री ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आपको चार कॉम्प्लेक्सेस दे रखी है क्वेश्चन नंबर 56 में। पहला कॉम्प्लेक्स दे रखा आपको PdCl4 2-, सेकंड कॉम्प्लेक्स दे रखा आपको NiCl4 2-, थर्ड कॉम्प्लेक्स दे रखा आपको RHCl PPS3 3 न्यूट्रल, एंड फोर्थ आपको दे रखा है AgF4-, ठीक है। ये आपको कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, और आपसे ये पूछा गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन सा ऐसा डिफरेंट सा कंपाउंड है जो मैग्नेटिक और ज्योमेट्री के बेसिस पे डिफर करता है, ठीक है। अब उसके लिए आपको इसके ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखना पड़ेगा। तो पहली चीज आप देखिए, दिस इज D8 कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है, D8 कॉम्प्लेक्स, राइट, ठीक है। क्यों, पीडी में क्या होगा, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो D8 कॉम्प्लेक्स। अगेन दिस विल आल्सो बी D8 कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन आप निकालिए इसमें से, ठीक है। अगेन RH में चार्ज कितना है, ध्यान से देखिए, RH पे चार्ज है -+1, RH पे चार्ज कितना है +1, +1 से ऑटोमेटिकली अगेन ये क्या बन जाएगा D8, ठीक है। अगेन ये क्या बन जाएगा D8, और Ag इस पे चार्ज कितना है +3, ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, इसमें +3 चार्ज है ना, तो +3 चार्ज से अगेन ये भी क्या बन जाएगा D8। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस कैसे हैं, D8 कॉम्प्लेक्स हैं, है ना। और अगर ये सारे के सारे D8 कॉम्प्लेक्सेस हैं तो फिर इसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर पे क्या बात होती है, ठीक है। अब पहली चीज हम बात करेंगे इसकी ज्योमेट्री पे, है ना, ज्योमेट्री पे बात करते हैं। अब ज्योमेट्री के लिए मैंने आपको स्पेसिफिक एक चीज बताई है कि अगर आपके पास 3D है, 3D कॉम्प्लेक्स है, और 3D कॉम्प्लेक्स में आपके पास D6 D7 D8 है, 3D कॉम्प्लेक्स में आपके पास अगर D6 D7 D8 है तो इट कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री। अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास 4 लिगेंड है, ठीक है, तो इट कैन फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री। पहली ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है, पहली ज्योमेट्री बनाएगा वो टेट्राहेड्रल, और दूसरी ज्योमेट्री बनाएगा वो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। टेट्राहेड्रल बनाता है वो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रक्चर बनाता है वो वीक फील्ड लिगेंड के साथ, और स्क्वायर प्लेनर बनाता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। टेट्राहेड्रल किसके साथ बनाता है, वीक फील्ड लिगेंड के साथ, और स्क्वायर प्लेनर बनाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। अब आती है बात, ये तो 3D हो गया, और अगर हम बात करें 4D की, ठीक है, तो 4D में आपके पास D6 D7 D8 ये एक ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एंड दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चेक इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, अब अगर ध्यान से समझे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स DC, अब निकलिस 3D सीरीज, ये तो 3D सीरीज में आता है ना, और अगर ये 3D सीरीज में आता है, अगर ये 3D सीरीज में आता है तो 3D सीरीज में कौन सा लिगेंड लगा है, वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। दिस विल फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा, टेट्राहेड्रल। और ये बाकी सारे जो 1, 1st, 3rd एंड 4th है, these are all 4D सीरीज, है ना, ये भी 4D है, ये भी 4D है, ये भी 4D है, ठीक है। तो these are all 4D सीरीज। अगर ये 4D सीरीज हैं तो इनका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनका एनर्जी का कितना ज्यादा होता है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और 3D वाले क्या बनाते हैं, 3D वाले बनाते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इससे हम एक चीज तो एलिमिनेट कर सकते हैं कि ज्योमेट्री के बेसिस पे निकल NiCl4 निकल गया, ठीक है, और बाकी सारे क्या होगा इससे, तो इस बेसिस पे भी आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करिए तो उसके बारे में भी हम एक बार बात कर ही लेंगे, ठीक है।
अब हमें ये पता चल गया कि जो निकल है ये जो 3D8 है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना दो। तो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है बेटा, ध्यान रखिए। क्या स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी, ठीक है ना, दिस इज टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, ठीक है, जहां पर ऊपर वाले का हमने नाम दे रखा है T2, नीचे वाले का नाम दे रखा हमने E, ठीक है। अब ये अगर टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग है तो D8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की कोशिश कीजिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे कुछ इस तरह से फिल करेंगे। अब ये क्या कहलाएगा, ये तो पैरामैग्नेटिक हो गया है ना, दिस इज पैरामैग्नेटिक। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो गए, ये हो गया पैरामैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। सो दिस इज पैरामैग्नेटिक। जो टेट्राहेड्रल है वो तो हो गया पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर का आपको पता है कि कैसा बनता है, स्क्वायर प्लेनर कुछ इस तरह से बनता है कि आपके पास, ठीक है, dx² y² dxy dz² dxz dyz, ठीक है ना, आपके पास, ठीक है, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछा गया कि इसमें आप ये बताइए कि आपका क्या आंसर होगा, है ना, इस तरह से आपसे पूछा गया। अब इसका आपको निकालना है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें कैसे फिलिंग होगी। 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, जब 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो कैसे फिल करेंगे, दिस विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, ऐसी 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। अब ध्यान से देखिए, दिस इज, ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स तो हो जाता है डायमैग्नेटिक, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक, है ना। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो गया डायमैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया पैरामैग्नेटिक। तो बेसिकली दिस इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और यही क्या है, पैरामैग्नेटिक है। बाकी सारे के सारे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर डायमैग्नेटिक एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी योर आंसर, बिकॉज़ ये हैज आस्क्ड कि कौन सा डिफरेंट है, तो डिफरेंट कौन सा है, NiCl4। इसको आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से करना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 56, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दो कॉन्सेप्ट्स को मिला के आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो आपको उन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पता होना चाहिए। वैसे आप एक कॉन्सेप्ट से भी इसका आंसर निकाल सकते थे क्योंकि वो ही डिफरेंट हो जाता ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी आपको दोनों कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है, कंफर्मेशन। अब आते हैं बात क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया है, आपसे बोला गया सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। अब ये लैंथेनाइड F ब्लॉक का कंपाउंड है, ठीक है ना, F ब्लॉक का है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, फर्स्ट इसने पूछा है कि ऑल लैंथेनाइड्स आर नॉन रेडियोएक्टिव, ठीक है, बोला है ऑल लैंथेनाइड्स आर रेडियोएक्टिव एक्सेप्ट, आपसे बोला गया ऑल लैंथेनाइड्स आर रेडियोएक्टिव एक्सेप्ट PM। सेकेंड आपसे बोला गया ऑल लैंथेनाइड्स हैव 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑल लैंथेनाइड्स हैव 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। थर्ड आपको बोला गया है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये आपसे बोला गया है। और फोर्थ दिया गया है लैंथेनम, लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने बोला है ये होता है 4f1 6s2, ठीक है ना। इस तरह से आपको दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, ठीक है। और आपसे पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब ध्यान रखिए वर्ड इनकरेक्ट बोला गया। पहली चीज ऑल लैंथेनाइड्स आर रेडियोएक्टिव एक्सेप्ट PM, बिल्कुल सही बात है। PM इज रेडियोएक्टिव आल्सो एंड सिंथेटिक, इट इज नॉट नेचुरली फाउंड कंपाउंड, इट इज अ सिंथेटिक कंपाउंड। तो लैंथेनाइड्स में इकलौता ऐसा रेडियोएक्टिव एंड सिंथेटिक कंपाउंड कौन सा है, दिस वन।
बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन रेडियोएक्टिव। ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन रेडियोएक्टिव। सॉरी, दिस इज नॉन, ठीक है, यहां पर आ जाएगा नॉन। तो बाकी सारे क्या होते हैं? नॉन रेडियोएक्टिव। दिस वाज द ऑप्शन। तो बाकी सारे नॉन रेडियोएक्टिव होते हैं और पीएम इकलौता ऐसा है जो रेडियोएक्टिव है और सिंथेटिक है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। नेक्स्ट, ऑल लैंथेनाइड्स हैव 6s2 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, पहला इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो s में करता है, तो इस वजह से एवरी लैंथेनाइड हैज 6s2 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। थर्ड, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये भी बिल्कुल सही बात है, +3 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरी एलिमेंट टेंड्स टू मूव टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ठीक है, तो उसी वजह से हम उसकी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं। अब बात करते हैं लैंथेनम। लैंथेनम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ये बताइए, एंड दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। लैंथेनम इज अ क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज नॉट एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो उसका पहला इलेक्ट्रॉन होगा ना 6s के बाद, वो एंटर करना चाहिए किसमें? डी में करना चाहिए, और तभी हम ये बोल पाएंगे कि दैट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लैंथेनम की दी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गलत है और हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था। दिस विल बी आवर आंसर, है ना? क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 65 पे। पूछा गया है क्या होता है एसिडिक फ्लक्स। ठीक है, एसिडिक फ्लक्स कौन होता है? अब एसिडिक फ्लक्स बोला गया है और आपको ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपको। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा गया कि एसिडिक फ्लक्स के बारे में आप बात कीजिए, कैसा एसिडिक फ्लक्स, कौन सा एसिडिक फ्लक्स होगा। अब ध्यान रखिए, व्हाट आर फ्लक्स? फ्लक्स आर कंपाउंड्स जिनको यूज किया जाता है गैंग पार्टिकल्स को हटाने के लिए। ठीक है, फ्लक्स क्या है? कंपाउंड्स हैं जिनको यूज किया जाता है गैंग पार्टिकल्स को हटाने के लिए। अगर उनका नेचर एसिडिक है तो उनको एसिडिक फ्लक्स बोला जाता है, अगर उनका नेचर बेसिक है तो उनको बेसिक फ्लक्स बोला जाता है। अब ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे जो हैं ये मेटल से बने। किससे बने? मेटल। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक। तो दीज आर ऑल बेसिक, दीज आर ऑल बेसिक, जबकि ये नॉन मेटल से बना है एंड देयरफॉर इट इज एसिडिक। ठीक है ना, ये क्या है? एसिडिक। तो नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। अगर ये बेसिक है, अगर ये बेसिक है तो ये बेसिक फ्लक्स कहलाएगा, ना कि एसिडिक फ्लक्स, एंड दिस विल बी द एसिडिक फ्लक्स। सो दिस विल बी योर आंसर वेयर SiO2 विल एक्ट एज एन एसिडिक फ्लक्स। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का आपका SiO2 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोस्ट स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। मोस्ट स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपसे पूछेगा, मोस्ट स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट होगी? पहला आपका फर्स्ट F, ये आपके पास, ठीक है ना। सेकेंड आपसे पूछा गया है ठीक है, थर्ड आपसे बोला गया है एंड फोर्थ आपसे बोला गया है ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपसे बोला गया कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। अब ध्यान रखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास, देखिए नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन ज्यादा पोलराइज कर सकता है। ध्यान से देखिए, ये ज्यादा पोलराइज कर रहा है। इन सब में सबसे ज्यादा पोलराइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, हाइड्रोजन को कौन कर रहा है? दिस विल जनरेट अ पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन फ्लोरीन। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, ये सब ऐसे करेंगे, पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एंड नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, अगेन देन दिस। ठीक है, अगेन दिस।
ध्यान से देखिए कि जिसमें ज्यादा जनरेट होगा उसमें ज्यादा पोलराइजेशन होगा, तो उसकी अट्रैक्शन, उसमें ज्यादा डाइपोल क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा डाइपोल क्रिएट हुआ उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बेसिकली क्या है, अगर मेरा डाइपोल ज्यादा क्रिएट हो गया तो मेरा इंटरेक्शन विद अदर स्पीशीज विल आल्सो इंक्रीज, है ना, होगा कि नहीं होगा, ये इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, ये इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली जितना ज्यादा डाइपोल क्रिएट करूंगा उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा। अब देखिए, दिस इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, this is dipole dipole interaction, this is dipole dipole interaction, but this is dipole ion interaction। ये कैसा इंटरेक्शन है, dipole ion, an ion का इंटरेक्शन है, dipole ion का इंटरेक्शन है। एंड याद रखिए, this is dipole dipole interaction and then you have a dipole and an ion interaction। This dipole ion interaction is always stronger than dipole dipole interaction। Dipole ion interaction is always stronger than dipole dipole interaction, and therefore we can say this interaction will be stronger, and if this interaction is stronger, this hydrogen bonding is stronger। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहले तीन क्या है, वो फर्स्ट थ्री आर dipole dipole interaction। ये फर्स्ट थ्री क्या है आपके, dipole dipole interaction, ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल। और जो लास्ट वाला है वो है आपका डाइपोल आयन, डाइपोल आयन इंटरेक्शन। तो फर्स्ट थ्री आपके पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लास्ट वाला है डाइपोल आयन इंटरेक्शन। किसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगा, डाइपोल और आयन में, एंड उनकी फिर क्या हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, या इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा, इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी। बात समझ आती कि नहीं आती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 का आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 70 था, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा गया था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब आगे बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 में पूछा गया है कि आपके पास PO4 3- है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ठीक है। उसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है N in NO3-, सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है S in SO3, थर्ड ऑप्शन दिया गया आपको I in ICl2 प्लस, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है I in ICl4-। ये ऑप्शन दिया गया है, बोला गया किसमें इसकी सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन है, P की जैसी हाइब्रिडाइजेशन है वैसे किसकी हाइब्रिडाइजेशन है। पहले P की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5। हमने कितने ऐड किए, हमने ऐड किए 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3- था, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस पे कितने हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑन फास्फोरस हमारे पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन को कितने रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन को अपने आप को बैलेंस करने के लिए हर एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, व्हिच मींस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम, इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय साइड एटम कितने हो गए 8, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड बाय साइड एटम है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचे, लोन पेयर कुछ बचेगा, देयर विल बी 8 - 8 0 लोन पेयर्स। अगर 0 लोन पेयर्स हैं तो अब देखिए आपके पास जो स्टेरिक नंबर होगा वो कैसा आएगा, स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने बॉन्ड कितने साइड एटम है, कितने साइड एटम है 4 साइड एटम है, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर विल बी इक्वल टू 4। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टेरिक नंबर 4 इज sp3, दिस विल बी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्टेरिक नंबर 4। अब sp3 तो हमने इसकी निकाल ली, तो हम नाइट्रोजन इन सब की भी निकालेंगे, इसकी हाइब्रिडेशन हमारे पास निकल चुकी है, हमें इनकी हाइब्रिडेशन sp3 निकालनी। अब बेसिकली देखिए नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगेन नाइट्रोजन में आखिरी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, नाइट्रोजन में आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं ना, तो स्ट्रक्चर से इसको देख लेते हैं हमारे पास नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर, ठीक है। नाइट्रोजन इसकी हाइब्रिडेशन हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, जिस तरह से है ना, कुछ इस तरह से इसकी हाइब्रिडेशन निकलेगी, है ना, तो नाइट्रोजन की आपकी इस तरह से कुछ हाइब्रिडेशन निकल जाएगी, जहां पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, तो NO3-, ठीक है। तो इसका शेप क्या हो गया, इसका शेप अगर ध्यान से देखिए, इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप हो जाएगा, इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp2, है ना, इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp2,
है ना। हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी sp2, तो sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। नेक्स्ट आपके पास आता है सल्फर। सल्फर की स्ट्रक्चर कैसा होगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अगेन हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर है, नो जीरो लोन पेयर, ICl माइनस। अब आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखिए आयोडीन के पास होते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, जिसमें से 2 इसने यूज कर लिए। और अगर 2 यूज कर लिए तो आयोडीन का क्या हो जाएगा, आयोडीन लोन पेयर Cl, ये स्ट्रक्चर आपके पास, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज sp3। और लास्ट आपके पास आएगा ICl4 माइनस। ICl4 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 7 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए 8 के साथ क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी हाइब्रिडेशन sp2 इसकी sp3 एंड इसकी sp3d2, है ना। तो sp3d2 हाइब्रिडेशन हो गई। अब बेसिकली आपसे पूछा गया किसकी PO4 माइनस से बनती है, तो कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना, थर्ड वाला ICl2 प्लस की हाइब्रिडेशन PO4 3 माइनस से मिलती है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 73। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे पूछा गया है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग NSi बॉन्ड लेंथ इज मिनिमम। आपसे बोल गया NSi बॉन्ड लेंथ मिनिमम किसमें होगी, ठीक है, NSi में बॉन्ड लेंथ मिनिमम किसमें होगी, आपसे ये पूछा गया है। तो आप बना के देखिए। पहली चीज आपके पास क्या है, पहला ऑप्शन देखा आपको NH SiH3 होल ट्वाइस। सेकेंड ऑप्शन दे रखा आपको NH होल ट्वाइस SiH3। थर्ड ऑप्शन दे रखा आपको N SiH3 होल थ्राइस। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल हैव सेम, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि इसमें किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे मिनिमम होगी, ठीक है। अब ऑप्शंस निकालने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसमें देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, तो अगर आपके पास n है, ठीक है, अगर आपके पास n है तो इसमें अगर आपके पास देखिए SI है, ठीक है, दूसरा, ठीक है, अब एक पहले वाले में कितने SI है, 2 SI है, दोनों SI बनाते हैं। दूसरे वाले में कितने SI है, एक ही SI है। तीसरे वाले में कितने SI है, 3 SI, और यहां भी, ठीक है ना, आपके पास विद लोन पे, ठीक है। तो इधर पहले वाले में SI कितने हैं, 2, SI, ठीक है, साथ में H आ जाएगा, ठीक है, साथ में H आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो हम इसमें कैसे बताएं कि सब में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचें तो इसमें बैक बॉन्डिंग हुई होगी। तो जब इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही होगी तो बैक बॉन्डिंग इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करा होगा। तो जो मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे होंगे वो 2 SI में डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं वो 1 SI में डिस्ट्रीब्यूटर है, और यहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड बन रहे हैं वो 3 SI में डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है ना। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, 2-3 तरीके से समझ सकते हैं इसको। पहला चीज आप किस तरह से समझेंगे, इसको इधर से अलग से बना लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो। यहां पर बना लेते हैं इसको, N लोन पेयर SI, ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ना, साथ में H थे, ये 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि कैसे बताएंगे, तो बेसिकली आपको सिर्फ बैक बॉन्ड, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा बैक बॉन्डिंग का, है ना, और बैक बॉन्डिंग से आपको निकालना पड़ेगा कि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए 3 घोड़े रेस में, SI को हम घोड़े मान लेते हैं, एक रेस है जहां पर स्टेबिलिटी है, बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि बॉन्ड बाय बॉन्ड बन रहा है तो स्टेबिलिटी आ रही है। उस स्टेबिलिटी को पाने के लिए 3 घोड़े रेस में, उसी स्टेबिलिटी को पाने के लिए 2 हॉर्सेस रेस में, और उसी स्टेबिलिटी को पाने के लिए 1 हॉर्स रेस में,
ठीक है। अगर ऐसा है कि 3 हॉर्सेस में है तो आपकी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। क्यों बढ़ेगी अनस्टेबिलिटी? क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, है ना। उस रेस को जीतने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कितने सिलिकॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2। और यहां पर कितने सिलिकॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1। अगर ये 1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कंप्लीट डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें आएगा? Si में। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें और कम। तो सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसमें आएगा? इस बॉन्ड के। और अगर सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसमें आ रहा है तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो सबसे मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा? सेकंड वाले। सबसे मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? सेकंड वाले की। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम बॉन्ड लेंथ किसकी है? सेकंड वाले की, है ना। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 79, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 इजी क्वेश्चन, आपसे सिर्फ नेम पूछा गया है। अब आपको नाम दे रखा है हेक्सा अमीन हेक्सामीन निकल 2 हेक्सामीन निकल 2 हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट 3, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि इसका कॉम्प्लेक्स कैसे होगा। ध्यान रखिए हेक्सामीन निकल 2, पहले तो ये बना लेते हैं। हेक्सामीन निकल 2 मतलब निकल पे 2 चार्ज है, हेक्सामीन मतलब जिस तरह से बनेगा 2+, और हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, तो हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट मतलब CO पे 3+ चार्ज है और नाइट्रो। अब नाइट्रो पे आपको पता है कितना चार्ज होता है? -1। अगर 6 नाइट्रो का टोटल चार्ज कितना हो गया? -6 + 3 और -6 विल बी इक्वल टू -3, ठीक है। अब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनाना है तो ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा, तो दिस विल बी द कॉम्प्लेक्स, है ना। ये 3 इधर आ गया और वो 2 उधर चला गया, दिस विल बी द कॉम्प्लेक्स। सो ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है आपको सही इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपको बताना है, ठीक है। ये हो गया आपका हेक्सामीन निकल हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट, है ना। फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट। अब आपसे क्वेश्चन दिया, ऑप्शन आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया गया उस क्वेश्चन नंबर 80 में, और आपसे फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट पूछा गया है ना। फॉर्मूला ऑफ सिलिकेट पूछा गया है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, और उसमें सिलिकेट का फॉर्मूला पूछा गया। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आप डायरेक्टली भी उसको बता सकते हैं, ठीक है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है स्ट्रक्चर, मैं आपको बना के दिखा देता हूं एक बार। कुछ इस तरह से दे रखा है, ठीक है। तो सेंटर पे दिस इज बोरॉन, सेंटर पे सिलिकॉन, सॉरी दिस इज सिलिकॉन, अगेन सेंटर पे 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 दिस इज, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दे रखा है और आपको पूछा गया कि इसका आपको क्या बताना है? इसका आपको बताना है सिलिकेट, ठीक है। तो दिस इज अ साइक्लिक सिलिकेट। कैसा सिलिकेट है? साइक्लिक सिलिकेट, है ना। और यहां पर आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगा, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ठीक है। और आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सिलिकॉन के हिसाब से देख लीजिए, आपके सिलिकॉन कितने होंगे? Si6, ठीक है ना, Si6, ठीक है। कितने सिलिकॉन है? 1 2 3 4 5 6 सिलिकॉन आपके पास, है ना। 6 सिलिकॉन हो गए। ऑक्सीजन कितने होंगे? अब ध्यान रखिए, ऑक्सीजन पहले तो ये वाले काउंट कर लीजिए, ठीक है। ये लोग ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे आपके पास? 1 2 3, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑक्सीजन आपके पास यहाँ हो गए, है। अब तो यहाँ हो गया ऑक्सीजन, लेकिन आपको पता है कि जब हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं
हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं सिलिकेट्स का, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और एक ऑक्सीजन इसके पीछे पे भी होता है, ठीक है। इसके पीछे भी एक ऑक्सीजन होता है। इफ दिस इज सिलिकॉन, इफ द डॉट इज सिलिकॉन, इफ दिस डॉट इज सिलिकॉन, द सर्कल इज ऑक्सीजन, और इफ द सर्कल इज सिलिकॉन, द डॉट इज ऑक्सीजन। तो एक पीछे भी होता है, तो हर सिलिकॉन के पास 4 ऑक्सीजन कनेक्टेड होने चाहिए। तो अभी तो हमने इस पे कितने 1 2 3 काउंट किए, तो एक और सिलिकॉन होगा, तो कितने सिलिकॉन होगा टोटल? 6 और सिलिकॉन। तो हमने 12 गिने थे, प्लस 6 और सिलिकॉन कितने हो गए? ऑक्सीजन कितने हो गए? 18, ठीक है ना, 18 ऑक्सीजन हो गए। अब चार्ज की बात आती है, ये चार्ज कैसे देखेंगे? तो ध्यान रखिए, जो भी बाइंडेड नहीं है, दिस इज नॉट बाइंडेड विद अनदर, ये भी किसी से बाइंडेड नहीं है, तो 6 ही हो गए, और 6 जो पीछे हैं वो भी किसी से बाइंडेड नहीं है, तो कितना हो जाएगा? -12। दिस विल बी द फार्मूला ऑफ द सिलिकेट। ये क्या होगा? सिलिकेट का फार्मूला, ठीक है ना। इस चीज का आपको देखना है। बहुत आसान क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे, और आपसे पूछा गया मैच द कॉलम, ठीक है। ऑप्शन बताना है आपको कौन सा होगा। आपसे पूछा गया है कॉलम 1 में आपको दे रखा है आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है। कॉलम उसी के साथ सेकंड दे रखा है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए बी, ठीक है। सेकंड थर्ड दे रखा आपको सी जेड इफेक्टिव, और फोर्थ दे रखा आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि आपको यह बताना है कि आपके पास बाकी कॉलम 2 में आपको ऑप्शन दे रखे हैं O is less than fluorine is less than nitrogen, तो ऑप्शन दे रखा आपको नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन इज लेस देन फ्लोरीन, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा आपको ऑक्सीजन इज लेस देन नाइट्रोजन इज लेस देन फ्लोरीन, ठीक है। एंड नेक्स्ट दे रखा आपको नाइट्रोजन इज लेस देन कार्बन इज लेस देन ऑक्सीजन। अब मैच करना है आपको कौन सा? आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल किस पे? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करती है? अक्रॉस द पीरियड जाते समय आयनाइजेशन पोटेंशियल करती है इंक्रीज, है ना। तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी सबसे ज्यादा होगी? अब ध्यान से रखिए, हमारे पास ये 3 हैं, मैं इन तीनों की बात करता हूं। पहले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हमने बात की नाइट्रोजन की, हमने बात करी ऑक्सीजन की, हमने बात करी फ्लोरीन की, ठीक है। अब इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको देखेंगे तो ध्यान समझिए, दिस इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2p3, दिस इज 2p4, दिस इज 2p5, दिस इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो गया तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ के ऑक्सीजन से आगे आ जाती है। जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो फ्लोरीन सबसे कम, सबसे ज्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए कौन सा आंसर सही होगा? दिस विल बी द राइट आंसर, राइट। इसके अलावा कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी आंसर सही, ये भी आंसर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ जनरल ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड, क्या करता है? डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों किसकी ज्यादा होगी बेटा? सबसे सिंपल ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। फ्लोरीन की, उसके ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी सिंपल हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव किस पे डिपेंड करता है? जेड इफेक्टिव डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे और साइज पे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके ज्यादा है? फ्लोरीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, और साइज भी उसका छोटा है। तो जितना छोटा साइज, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स, उतना ही ज्यादा जेड इफेक्टिव। तो अगेन दिस विल बी द आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एफिनिटी की बात करते हैं तो एफिनिटी में थोड़ा सा फंडा चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसमें 2 कंपाउंड्स देंगे, दोनों की हम बात करेंगे। पहली चीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड द शेल आता है, इनसाइड इन द ऑर्बिटल आता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है? कम। अब ध्यान से देखिए, इन तीनों में आपके पास नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करूंगा तो इसमें 2p3 है, इसमें 2p4 है, और इसमें 2p5 है। तो जिसका जो स्टेबल है, जैसे ये स्टेबल है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? सबसे कम। और ये जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तो आंसर ये होगा। तो विच इज इसका आंसर ये भी है। सेकंड, तो इसकी बात करें अगर इसमें देखिए जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ऑक्सीजन का, अब यहां पर जेड इफेक्टिव नाइट्रोजन का ज्यादा है, लेकिन दिमाग थोड़ा सा इस तरह से देखिए कि नाइट्रोजन के पास स्टेबल ऑक्सीडेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। इसमें जो सबसे पीछे आता है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। और इस वजह से इसके 2 आंसर होंगे। एक आंसर होगा आपका दिस वन NOF, और एक आंसर होगा आपका N कार्बन एंड ऑक्सीजन, आपका ये आंसर, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको मैच द फॉलोइंग में कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे हम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन से फॉलोइंग रिएक्शन में H2O2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट? हम सारे रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। FeCl3, साथ में आपके पास 2HCl,
साथ में आपके पास H2O, ठीक है। आपके पास ये कॉम्प्लेक्स ये रिएक्शन है और साथ में यहां बन रहा है FeCl3 प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शन है Cl2 प्लस H2O, Cl2 प्लस H2O2 और आपको क्या दे रखा है 2HCl प्लस O2, ठीक है। थर्ड आपको दे रखा है HI 2HI प्लस H2O2 और यहां पर आपको दे रखा है 2H2O प्लस I2 और फोर्थ आपको दे रखा है H2SO3 प्लस H2O, H2SO3 प्लस H2O2 gives us H2SO4 प्लस H2, ठीक है। और आपसे पूछा गया आपको ये बताना है कि किसमें H2O2 is acting as reducing agent, H2O2 is acting as reducing agent, reducing agent के तरह किसमें काम कर रहा है। ध्यान से देखिए, अब रिएक्शन को देखेंगे Fe यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe is in +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 से कहां जा रहा है +3 में जा रहा है, which means H2O2 कैसे एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एक्ट कर रहा है। दूसरी चीज आप ये भी समझ सकते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पर ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर ध्यान से देखें तो पेरोक्साइड में या इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है -1 और यहां से ये कहां जा रहा है O2 में, तो अगर ये क्या किसमें कन्वर्ट जा रहा है O2 2 माइनस में, which means ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है रिडक्शन, which means जब भी ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये केस सिनेरियो नहीं हो सकता। इसमें बात करें हम, अब इसमें देखिए ऑक्सीजन यहां पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और यहां पर 0, which means ऑक्सीजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का क्या कर रहा होगा रिडक्शन, which means इस केस में इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट और वो प्रूव भी होता है। जैसे आप इधर देखिए Cl2 कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 और अभी क्या हो गया -1, तो रिड्यूस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया रिड्यूस, इस वजह से इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और अगेन इसमें I2 को क्या कर रहा है, उसने ऑक्सीडाइज किया, इसमें S को क्या किया ऑक्सीडाइज किया, तो इन सब में उसने ऑक्सीडाइज किया है, सिर्फ यही केस है जहां पर उसने रिड्यूस किया है और देयरफॉर इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखिए पेरोक्साइड कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट डिपेंडिंग अपॉन सामने वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है। अगर सामने वाला कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग है तो वो रिड्यूस करेगा, ठीक है, और अगर सामने वाला कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग है तो ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है ना। उस हिसाब से देखना आपको पड़ेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द अदर रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद क्वेश्चन नंबर 86 के बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 87 की। क्वेश्चन नंबर 87 एक बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। आपको पूछा गया कि I- when reacts with MnO4। अब MnO4 तो तीन टाइप हो सकता है, अल्कलाइन, एसिडिक और न्यूट्रल। यहां पर उसने बोला है अल्कलाइन मीडियम में। अब मैंने आपको बताया था कि अल्कलाइन मीडियम में इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कलाइन मीडियम में कैसा एजेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा और इसको ऑक्सीडाइज करके हाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भेजेगा, तो ये बनाता है IO3-, ठीक है। तो I- क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में है MnO4, इट एक्ट्स एज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देयरफॉर इट विल सेंड इट टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको भेजेगा। इसका ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 लास्ट क्वेश्चन आपका है ना, लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया कि आपको 4 ट्रेंड्स दिए गए और उन ट्रेंड्स के बेसिस पर बताना करेक्ट कौन सा है। पहला ट्रेंड आपको दिया गया है थर्मल स्टेबिलिटी का, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड दिया गया है और आपसे बोला गया है कि इसमें आपके पास थर्मल स्टेबिलिटी में क्या दे रखा है, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, ठीक है। थर्ड सेकंड दे रखा है आपको मेल्टिंग पॉइंट का और मेल्टिंग पॉइंट में आपको दे रखा है NaCl, KCl, RbCl, CaCl, ठीक है। थर्ड दे रखा आपको Li सॉल्युबिलिटी, इसमें है LiOH एंड NaOH। फोर्थ दे रखा आपको लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी पूछा LkF, KCl, ऐसे पूछा KF, KCl, KBr,
here, ठीक है ना, आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है, आपको बता। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी में बेटा मैंने आपको सिखा रखा कि अगर आपका एनायन पॉलीएटॉमिक है, अगर आपका एनायन क्या है, पॉलीएटॉमिक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज अपॉन चार्ज। थर्मल स्टेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज अपॉन चार्ज, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज अपॉन। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके पास एक एटायन है जो बड़ा है साइज में, आपके पास एक एनायन है जो बड़ा है साइज में, तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। अगर इसी की जगह पे आपने एक एटायन ले लिया जो बड़ा है साइज में और एक एनायन ले लिया जो छोटा है साइज में, तो इसकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो जिसकी लैटिस एनर्जी कम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे एटायन का साइज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा है तो एटायन का साइज भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट, अगेन मेल्टिंग पॉइंट इज अ फैक्टर ऑफ, मेल्टिंग पॉइंट किसका फैक्टर है, ये चीज बताओ चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट इज फैक्टर ऑफ लैटिस एनर्जी एंड पॉलीमराइजेशन, है ना, पोलराइजेशन। मेल्टिंग पॉइंट इज अ फैक्टर ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। लैटिस एनर्जी और पोलराइजेशन का फैक्टर है मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर ध्यान से देखें तो इसमें ये ज्यादा पोलराइजेशन का इतना डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं होता, इसमें डिटरमाइनिंग फैक्टर किसका आता है, लैटिस एनर्जी। एंड लैटिस एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन साइज अपॉन चार्ज, जिसका साइज चार्ज अपॉन साइज, चार्ज अपॉन साइज। लैटिस एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन चार्ज अपॉन साइज, जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। तो ऑटोमेटिकली Na का साइज छोटा है, सीजियम का साइज बड़ा है, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉलिबिलिटी, तो सॉलिबिलिटी में क्या होता है कि सॉलिबिलिटी इज अ फैक्टर, अगेन सॉलिबिलिटी इज अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी एंड solubility is a factor of, melting point is a factor of solubility. Solubility is a factor of hydration energy and lattice energy. अब जिसकी लैटिस एनर्जी कम उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा, जिसकी लैटिस एनर्जी कम उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा। अब लैटिस एनर्जी कम कब होगी, जब साइज में गैप ज्यादा होगा, जिसमें साइज में डिफरेंस ज्यादा होगा, जिसका साइज का डिफरेंस ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा। अब देखिए Na का साइज बड़ा है, OH का साइज छोटा है, तो इसके साइज का डिफरेंस ज्यादा है, इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी। Li का साइज छोटा, OH का साइज छोटा, साइज का डिफरेंस कम, सॉलिबिलिटी कम। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी अगेन आपको बताया चार्ज अपॉन साइज, जिसका साइज छोटा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो साइज फ्लोरीन का छोटा है, आयरन का बड़ा है, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो चारों के चारों स्टेटमेंट्स इसके आके सही है, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज ऑल अबाउट FST 15, ठीक है, यही तक था, ठीक है, इनऑर्गेनिक का पार्ट, ठीक है। कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट FST में आप ये जो आपने इस पेपर में जो भी गलतियां करी उनको रिपीट ना करें, बहुत नेसेसरी है ये चीज करना, ठीक है। कोशिश करिएगा जो भी आपने इस पेपर में सीखा है, इस पेपर में जो भी आपने गलती करी है, नेक्स्ट पेपर में वो गलतियां रिपीट ना हो, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 26 जुलाई तक अपना मोमेंटम बना के रखें, ताकि आपका जो पेपर में रिजल्ट है वो अच्छा आए, ठीक है ना। तो कोशिश मेहनत करते रहिए, ठीक है, और अपनी गलतियों को सुधारते रहिए, ठीक है ना। दैट्स इट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणागी क्लासरूम। मैं हूँ राघव दीक्षित। आज हम FST 15 के ऑर्गेनिक वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, जिससे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स गिव रेड कलर इन विक्टर मेयर टेस्ट। तो सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि विक्टर मेयर टेस्ट में रेड कलर या बाकी जो दूसरे कलर हैं वो किस तरीके के अल्कोहल मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो विक्टर मेयर टेस्ट में अगर प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल अगर है ये ब्लू कलर देता है, और 3 डिग्री जो अल्कोहल है यहाँ पर कलरलेस रहता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें कलर मिलते हैं R, B, C 1, 2, 3। R रेड कलर को रिप्रेजेंट करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल, B ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता है, 2 है 2 डिग्री अल्कोहल, और C कलरलेस है जो कि 3 डिग्री अल्कोहल है। तो विक्टर मेयर टेस्ट में हम सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट यूज करते हैं, जैसे हम फास्फोरस और आयोडीन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट है हम सिल्वर AgNO2 लेते हैं, फिर हम HNO2 का इस्तेमाल करते हैं, और फाइनली हम यहाँ पर जो है लास्ट में NaOH मिलाते हैं, जिससे रेड, ब्लू और कलरलेस सॉल्यूशन हमें लास्ट में ये इस तरीके से दिखता है। तो सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट यूज किया जाता है विक्टर मेयर टेस्ट में। तो अगर गिवन ऑप्शन में देखें तो प्राइमरी अल्कोहल, चूंकि यहाँ पर है प्राइमरी अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, और ये अल्कोहल क्या है, रेड कलर विक्टर मेयर टेस्ट में क्या है देगा।
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री का है, यहाँ पर कलर नहीं मिलेगा रेड। और सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल अगर बात करें यहाँ पर, ये 2 डिग्री के कार्बन से अटैच है, तो क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। तो करेक्ट आंसर है हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर यहाँ पर, तो सुक्रोज के बारे में पूछा गया है। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड ये मिलकर के बना होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज का जो अल्फा डी पाइरानोज फॉर्म है, और फ्रक्टोज का फ्यूरानोज फॉर्म होता है जो कि बीटा है, बीटा डी फ्यूरानोज, और अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज से बनता है सुक्रोज। तो अगर आंसर की बात करें हम यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 49, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब है इस सवाल का। अब क्वेश्चन नंबर हम 55 की बात करें, तो 55 में हमें रिलेशन पूछा है इन दो कंपाउंड्स में। अगर यहाँ पर कंपाउंड की बात करें, चूंकि एमीन यहाँ पर 1 डिग्री का है, और यहाँ पर जो NH ग्रुप है वो 2 डिग्री का है, CHO दोनों में ही कॉमन है, और 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये क्या है, ये फंक्शनल आइसोमर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है, तो 55 में ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि फंक्शनल आइसोमर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, ग्लूकोज एंड मेनोज, क्वेश्चन नंबर 57 है, इनके बारे में रिलेशन पूछा है। तो बिल्कुल सा बेसिक सा सवाल है, ग्लूकोज एंड मेनोज आर एपीमर्स। ये क्या है, एपीमर्स होते हैं। अब किस तरीके के एपीमर है, इनके स्ट्रक्चर को देख करके हम बता सकते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्लूकोज ये रहा, OH राइट लेफ्ट राइट राइट, CH2OH H H H H एंड CHO, ये क्या है, ग्लूकोज है। अगर मेनोज की बात करें तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर मेनोज बनाते हैं हम यहाँ पर, CH2OH HOH 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 और ये CHO है। ठीक है, तो ग्लूकोज और जो मेनोज होते हैं, ये रहा H और OH, यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, OH और H, कार्बन नंबर 1 2 3 और 1 2 3 4 5 एंड 6 मेनोज। तो अगर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि कार्बन नंबर जो 2 है, कार्बन नंबर 2 पर ग्लूकोज और मेनोज के जो कॉन्फ़िगरेशन है उनमें क्या है, डिफरेंस मिलता है। तो ग्लूकोज एंड मेनोज आर C2 एपीमर। ठीक है, कि कार्बन नंबर 2 पर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होने की वजह से इनको हम बोलते हैं दीज आर C2 एपीमर। एपीमर क्या है, डायस्टेरोमर होते हैं व्हिच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट वन कायरल सेंटर। तो क्वेश्चन नंबर 57 था। तो 57 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑर्गेनिक का, क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 में रिएक्शंस लिखी हुई हैं, NH2 और हमने लिया है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये बना लिया और हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बना है। इस प्रोडक्ट के बारे में हमें पता करना है, ये प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो अगर यहां पर देखें तो हमारे पास क्या है, NH2 है, एनिलीन है, और एनिलीन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। तो पहले जो रिएक्शन होगी यहां पर NH2 की H2SO4 के साथ, तो ये क्या करता है, एक यहां पर सॉल्ट फॉर्मेशन करता है NH3+ एंड HSO4
माइनस। ठीक है, इस तरीके से सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। फिर जब हम इसको हीट करते हैं यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है इस तरीके से NH2 और SO3H ग्रुप जो है पैरा पर चला जाता है। क्योंकि NH2 ग्रुप क्या है, और तो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो पहले ऐसा एसिड बेस रिएक्शन होकर के फिर हीट करते हैं, उस तरीके से आता है। अब ये अपने ड्यूटेरायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये बेस है और ये एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक नेचर और एसिड बेस रिएक्शन हो जाने के कारण यहां पर एक ड्यूटेरायनिक फॉर्म बनता है इस तरीके से, SO3 माइनस, ये बना लेता है ड्यूटेरायन। तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऐसे ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में ऐसा प्रोडक्ट बनाया हुआ है। तो सल्फोनेशन करा रहे हैं हम, सल्फोनेशन से पैरा इम्यूनोसल्फोनिक एसिड बनेगा, फिर ये ड्यूटेरायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि ऑप्शन में ड्यूटेरायन बना करके दिया हुआ है। तो ऑप्शन में हमारा जो सही आंसर है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 59 में पूछ रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। नॉट कायरल, जो कायरल नहीं है। तो पहले लिखा हुआ है 2 ब्यूटेनॉल। तो 2 ब्यूटेनॉल की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 कार्बन है, 2 पर OH लगा हुआ है। ठीक है, ये CH3 है, यहाँ पर एक H होगा, ये CH2 और ये CH3। ये सेंटर क्या है, कायरल है। तो कायरल सेंटर होने की वजह से जो फर्स्ट ऑप्शन है ये कायरल है, नॉट कायरल हमसे पूछा है। सेकंड की बात करें तो लिखा है 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। तो 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। ठीक है, बना लेते हैं। तो 2 पर ब्रोमीन लगाया हमने, 3 पर ब्रोमीन लगाया और CH3 H H एंड CH2 और CH3। तो कैरेटी की बात करें तो ये सेंटर भी क्या है, कायरल है, और ये सेंटर भी क्या है, कायरल है। 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप के साथ इसका अरेंजमेंट है, कायरल सेंटर है, तो ये मॉलिक्यूल भी कायरल है। फिर नेक्स्ट बात करें 3 ब्रोमो पेंटेन। अगर हम 3 ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ब्रोमीन लगाया है। ठीक है, और जो फोर्थ है वो लिखा है 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो पेंटेनोइक एसिड 5 कार्बन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 2 पर हाइड्रोक्सी है, OH ग्रुप। यहाँ पर भी देख रहे हैं, एक तो COOH अटैच है, एक OH अटैच है, एक ये ग्रुप है, और चौथा जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। ये सेंटर क्या है, कायरल है। ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या है, गिवन मॉलिक्यूल कायरल है। अगर हम 3 ब्रोमो पेंटेन की बात करें तो इस तरह देखिए, दो कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, और ये सेंटर अब कायरल नहीं रहा, ये क्या है, नॉट कायरल। क्योंकि इस तरफ इसका दोनों पार्ट, राइट और लेफ्ट वाले पार्ट के एग्जैक्टली सेम है, इसकी वजह से मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। तो 59 में जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। इसमें पूछा है पॉलीमर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स फॉर्म बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। हमसे पूछ रहा है कि इसमें से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है। ठीक है, बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट सा सवाल है। एनसीईआरटी के रेफरेंस की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के रेफरेंस में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में एक तो नायलॉन 2
और नायलॉन 6, एक तो ये गिवन है, और दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है PHBV। दो के बारे में NCERT में जिक्र किया गया है, नायलॉन 2 और नायलॉन 6। अगर हम इस ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो नायलॉन 2 नायलॉन 6 वाला जो केस है, जो कि आंसर है इसमें ऑप्शन जो 4 है, वो रिप्रेजेंट करता है। अब नायलॉन 2 नायलॉन 6 में जो मोनोमर यूज करते हैं तो ग्लाइसिन है, ठीक है, ग्लाइसिन जो कि है CH2 C डबल बॉन्ड OH और NH2 ना, ये 2 कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्लाइसिन में कितने 2 कार्बन है। दूसरा है एमिनो का कैप्रोइक एसिड है C डबल बॉन्ड OH और NH2। इसकी बात करें तो ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 6 एमिनो एक्सेनोइक एसिड। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में ऑप्शन नंबर 4 मैच करता है। कुछ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें पूछा है कि विच आर द फॉलोइंग आर रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो जैसे हमने ऑप्शन लिखे हुए हैं यहाँ पर, और इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं CIP रूल में, और CIP रूल के अकॉर्डिंग हायर एटॉमिक नंबर के जो एटम को हम 1 लिखते हैं, और उसके बाद जो sp2 से अटैच दूसरा जो एटम होगा वो लोअर प्रायोरिटी का होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो ये 1 है, और यहाँ पर इस कार्बन से अटैच क्लोरीन और ब्रोमीन में इसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा होती है, ब्रोमीन की ये 1, दोनों 1 अपोजिट साइड ई कॉन्फ़िगरेशन है। सेम सिचुएशन यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर देखें, आयोडीन है यहाँ पर, तो फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, और आयोडीन और ब्रोमीन में आयोडीन के एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। दोनों ही अपोजिट साइड, दोनों ही सेम कॉन्फ़िगरेशन में दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर देखिए ब्रोमीन और क्लोरीन अटैच है, और यहाँ पर फ्लोरीन और आयोडीन अटैच है, तो ब्रोमीन के साथ एटॉमिक नंबर 1 और फ्लोरीन के साथ क्या है, ये एटॉमिक नंबर अपोजिट साइड है, ई कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर अगर देखें फ्लोरीन और क्लोरीन का ये ई कॉन्फ़िगरेशन है, आयोडीन और ब्रोमीन के साथ ये 1 है, ये ई कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ है। ऑप्शन 3 की बात करें तो आयोडीन और क्लोरीन, यहाँ पर आयोडीन और ब्रोमीन में आयोडीन का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, और यहाँ पर ब्रोमीन और आयोडीन का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, तो ये ई और जेड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से फोर्थ में अगर देखें तो फोर्थ में भी ई और जेड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आंसर में जो है हमारा 3 और 4 दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम चेक करें, क्वेश्चन नेक्स्ट है 64th वाला। तो क्वेश्चन नंबर 64 में गिवन है कि हमने लिया है CH3 एल्केन है और क्लोरीन है। यहां पर इस इथेन को एक्सेस में लिखा गया है, लाइट की वजह से रिएक्शन करवाते हैं, A बना, फिर सोडियम और ड्राई ईथर का यूज करते हैं, B बनाया, फिर AlCl3 के साथ HCl और हीट करते हैं, फिर C बना। हमसे पूछा है कि ये C वाला कंपाउंड क्या होगा। तो अगर यहाँ पर देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा और छोटा सा एल्केन का क्वेश्चन है, तो अगर हम एक्सेस में क्लोरीनेशन करवाते हैं, जो A प्रोडक्ट है वो CH3CH2Cl बनेगा, ठीक है। अगर हम एक्सेस में एल्केन का यूज करते हैं तो मोनोक्लोरिनेशन होगा, और मोनोक्लोरिनेशन में इथाइल क्लोराइड प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि सोडियम और ईथर वुड्स रिएक्शन हो रही है बच्चों, और वुड्स रिएक्शन में जितने कार्बन इस रिएक्टेंट में होते हैं उसका डबल प्रोडक्ट में मिलता है। मतलब यहाँ पर 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में मिलेगा क्या, 4 कार्बन। तो CH3 CH2 और CH3 नॉर्मल ब्यूटेन बना लेता है। इसके बाद का जो रिएक्शन है AlCl3 के साथ हीट करना, AlCl3 के साथ हीट करने की रिएक्शन को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ये एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जिसमें नॉर्मल ब्यूटेन अपने आइसोमर में चेंज हो जाएगा, और इसका जो दूसरा आइसोमर है वो ये है CH3 जिसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। इस तरीके से हम
लिखेंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है सी प्रोडक्ट है, दैट इज आइसोब्यूटेन। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में ऑप्शन जो 2 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, क्योंकि फर्स्ट में ब्यूटेन बनाया हुआ है, सेकंड है आइसोब्यूटेन, थर्ड एल्किल हैलाइड है और फोर्थ में भी हैलाइड ही बनाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हैलाइड का कोई ऑप्शन नहीं बन रहा है, यहाँ पर हैलाइड बनने की कोई संभावना नहीं है। ये आइसोमराइजेशन का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एनसीईआरटी में एल्केन के चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 में गिवन है द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट। बात ये आ रही है कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्टिविटी पूछ रहा है। जनरली होता क्या है, जैसे कोई एल्किल हैलाइड है और सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, ये क्या करता है, कार्बोकेटायन बना लेता है और साथ में AgX का प्रेसिपिटेट बनाता है। या इन जनरल कोई आयनिक कंपाउंड हो, जैसे हम देखते हैं ये NaCl है प्लस AgNO3, ये बना देता है AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट और NaNO3। ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड है वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दिया है NH2, मेटाबरक्लोरीन है और CH3। ठीक है, जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है NH2 और यहां पर है CH2Cl। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में NH2 और पैरा पर है CH2Cl और जो फोर्थ ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है NH3 प्लस NCl माइनस और यहाँ पर पैरा पर CH3 दिया हुआ है। और अगर इन सब में हम रिएक्शन की बात करें तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल आयनिक कंपाउंड है AgCl, जो सिल्वर नाइट्रेट मिलाते ही ये AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा बहुत फास्ट। आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, तो आयनिक होने की वजह से यहाँ पर रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। बाकी जगह पर देखें अगर तो ये थर्ड और ये सेकंड ऑप्शन भी प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। फर्स्ट में तो बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये क्लोरीन बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और इसको रिमूव करना क्या है, मुश्किल काम है। तो यहाँ पर अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट की बात करें, जो फास्ट रिएक्शन होता है वो आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट, तो ये NH3 प्लस और Cl माइनस आयनिक नेचर होने के कारण ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो आंसर फोर्थ है। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 में लिखा है RC++OAg सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड दिया हुआ है और ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट भी बना दिया है RBr, एल्किल हैलाइड बनाया है। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही कॉमन हंस-डिकर रिएक्शन है। दिस इज एग्जांपल ऑफ हंस-डिकर रिएक्शन। तो हंस-डिकर रिएक्शन में क्या है, अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो यहाँ पर रेडिकल फॉर्मेशन होता है, रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। और रेट की बात करें अगर यहाँ पर रेट 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब जो अल्काइल वाला पार्ट है, अल्काइल पार्ट अगर 1 डिग्री है तो वहां पर एल्किल हैलाइड बनाने की रेट फास्ट होती है। अगर 3 डिग्री हो जाएगा तो वहां पर एल्किल हैलाइड ना बन के एस्टर बनने लगता है। यहाँ पर रिएक्टिविटी के हिसाब से, रेट के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में रिएक्शन होती है। तो 3 डिग्री का मेन प्रोडक्ट हैलाइड ना होकर के क्या है, एस्टर बनने लगता है। इस वजह से यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर 2 प्राइमरी ग्रुप चाहिए और प्राइमरी ग्रुप ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है CH3, CH2 और CH2COOH। तो ये ऐसा एसिड, इसी का सिल्वर सॉल्ट एल्किल हैलाइड बनाएगा और उसकी यील्ड क्या है, मैक्सिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अगर हम क्वेश्चन 74 देखते हैं तो 74 में बेंजील्डिहाइड लिया गया है, ये है CHO और रिएक्शन करा दी हमने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ।
और हीट भी कर दिया थोड़ा बहुत। हमने ए बनाया और बी बनाया। ए को कह रहा है कि ये अल्कोहल है, ठीक है, और बी का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया और सी बन गया। अब प्रोडक्ट सी क्या है इसके बारे में यहां पर ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट सी के बारे में हमसे पूछ रहा है, ठीक है। यहां पर दो रिएक्शंस को मिलाया गया है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। एक तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, देख रहे हैं यहां पर चूंकि कार्बोनिल कंपाउंड है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ बच्चों आपको याद आ रहा होगा कि यहां पर जो रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी है, कैनिजारो। ये कैनिजारो रिएक्शन का एग्जांपल है, और कैनिजारो में चूंकि यहाँ पर हिंट में दे भी दिए कि अल्कोहल बन रहा है, तो कैनिजारो में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो यहाँ पर अल्कोहल है, जो अल्कोहल है दैट इज बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, बन गया। अब ये अल्कोहल है तो बी क्या है, तो बी हमने बताया कि एक ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरा रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन हम करा चुके हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या है, सॉल्ट ऑफ एसिड। ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। अब तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइसिस का है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में हम एल्केन बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। तो आपको पता है अगर RC+O Na+, इस तरीके का अगर कोई सॉल्ट ऑफ एसिड है, अगर हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें तो एल्केन बनता है इस तरीके से, डबल कार्बन वाला जो है। यहाँ पर चूंकि रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है और रेडिकल कंबाइन हो करके, आपस में कंबाइन हो करके क्या बना देते हैं बच्चों, एल्केन बना देते हैं। तो सिमिलर चीज यहाँ पर कंपेयर करें तो R वाला पार्ट ये रहा, ठीक है। R की जगह क्या है, बेंजीन रिंग है, और प्रोडक्ट क्या बनता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, RR बनता है, ठीक है। तो RR का मतलब क्या है, R की जगह हमने रिंग लिया हुआ है, जिसको हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं आपस में। तो इस तरीके से बाइफिनाइल बन जाएगा, बाइफिनाइल। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें, इस तरीके का बाइफिनाइल सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से और कैनिजारो रिएक्शन को मिला करके पूछा हुआ सवाल है। तो प्रोडक्ट क्या है, बाइफिनाइल। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं 77। 77 में पूछ रहा है कि फाइंड आउट द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑब्टेन गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट मिलता है हमें कहां पर बच्चों, प्राइमरी एमीन में। ये चीज ध्यान रखना है, अगर NH2 है, ये क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ आइसोसाइनाइड का में कन्वर्ट हो जाता है, और आइसोसाइनाइड की स्मेल की वजह से हम इसको पहचान लेते हैं। तो मेन चीज हमें देखना ये है कि यहाँ पर प्राइमरी एमीन बनना चाहिए, और जिसमें प्राइमरी एमीन बनेगा वो हमारा आंसर होगा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है C+ONH2, और रिएक्शन कराते हैं हम LAH के साथ, मतलब है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और फिर हाइड्रोलिसिस। अगर हम यहाँ देखें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये अमाइड को प्राइमरी एमीन में चेंज कर देता है, CH2 NH2 बना देगा। प्राइमरी एमीन बनाया और प्राइमरी एमीन में क्लोरोफॉर्म और QH के साथ ये आइसोसाइनाइड बना देता है, ये बन जाएगा CH2NC। मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा सही जवाब है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्राइमरी एमीन बनाता है और प्राइमरी एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं। यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर ना भी लिखा हो तभी भी यही प्रोडक्ट बनेगा, और वाटर अगर दिया है तो कोई उसका मतलब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस कराते ही हैं, ये मतलब अंडरस्टूड है। वाटर हो या ना हो, हम प्रोडक्ट यही बनाते हैं। तो ये फर्स्ट आंसर है। अगर बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं
सेकंड ऑप्शन में बच्चों दिया है सोडियम बोरोहाइड्राइड और हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड अमाइड को रिड्यूस नहीं करता, तो ये रिएक्शन आगे होने वाली नहीं है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ में जो अमाइड है वो 2 डिग्री का है, ठीक है, अमाइड 2 डिग्री का है। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में कुछ ऐसे दिया हुआ है NH डबल बॉन्ड OCH3 और यहां पर लिखा है LiAlH4 और फिर करवा दिया है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अमाइड को तो चेंज कर देगा ये NH और यहां पर आएगा CH2 CH3, लेकिन ये जो एमीन है ये 2 डिग्री एमीन बना है। और जो आइसोसाइनाइड टेस्ट है ये 1 डिग्री एमीन का टेस्ट है, मतलब प्राइमरी एमीन सिर्फ आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं, सेकेंडरी या टर्सरी एमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देते हैं। और फोर्थ भी इररिलेवेंट है क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड चूंकि अमाइड को रिड्यूस नहीं करता तो उसके आगे का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है, ओनली प्राइमरी एमीन एलिफेटिक और एरोमेटिक गिव्स आइसोसाइनाइड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 83 में बात करें तो गिवन है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, प्रोपाइल अल्कोहल दिया हुआ है, हमने PCl5 मिलाया, ये बन गया, अच्छी बात है। हमने अल्कोहलिक KOH लिया और इसको हीट कर दिया, B बन गया। अब हमें ये पता करना भाई B क्या है, प्रोडक्ट B है क्या, ये हमें बताना है। तो अगर हम यहां पर देखें बड़ी ही कॉमन सी रिएक्शन है, PCl5 इज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट, क्लोरीनेटिंग एजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप OH को ये Cl में चेंज कर देता है, तो CH3 CH2 CH2Cl प्रोपाइल क्लोराइड बना दिया इसने। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, चूंकि अल्कोहलिक KOH और हीट भी कर रहे हैं तो हीट करने से ये एलिमिनेशन करता है, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में E2 का एग्जांपल है। अब ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, तो एलिमिनेशन कौन सा, बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा में देख रहे हैं हम, बीटा का H और अल्फा का क्लोरीन बाहर जाएगा, जो प्रोडक्ट B बनेगा वो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बन जाएगा बच्चों। क्या बनेगा, प्रोपीन। तो हमारा जो सही आंसर है वो प्रोपीन होगा। तो ऑप्शन में बात करें तो आंसर जो फर्स्ट है जो कि प्रोपीन गिवन है, ये सही जवाब है इस सवाल का। तो ऑर्गेनिक के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 90। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो 90 में पूछ रहा है करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। तो कुछ कार्बोकेटाइन गिवन है, जैसे कि फर्स्ट है CH3O CH2+, सेकेंड है PH CH2+, ठीक है, थर्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2+, और जो फोर्थ है वो है PH+। और हमें यहां पर बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। चेक करते हैं, हम देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर देखें तो हम पहले M इफेक्ट देखते हैं प्लस M, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H, फिर जो है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर लगाते हैं। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट जो है रेजोनेंस को देखते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट को देखते हैं। अगर हम यहां पर ये बात करें इस ऑक्सीजन का प्लस M लगेगा और ये क्या है, यहां पर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता है अपना CH3O डबल बॉन्ड CH2+। तो ये ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका प्लस M लगने की वजह से क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो हम ये बात कर सकते हैं
ये जो गिवन फर्स्ट वाला कैटायन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर ये बेंजाइल कैटायन, बेंजाइल कैटायन में भी क्या है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। हम इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो डबल बॉन्ड CH2, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इस तरीके से अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर क्या है बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में रेजोनेंस है, सेकंड वाले में रेजोनेंस है, और जो थर्ड वाला केस है, अगर थर्ड वाले की बात करें तो क्या है, एलाइल कार्बोकैटायन है बच्चों, एलाइल कार्बोकैटायन, और एलाइल कार्बोकैटायन भी क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ भी रेजोनेंस मिलता है, हम इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये रहा। और अगर फोर्थ की बात करें, चूंकि फिनाइल कैटायन है, फिनाइल कैटायन यहां पर रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। यहां पर एक बात हमने बताया था स्टार्टिंग में कि बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करता, और ऐसा कैटायन क्या है, अनस्टेबल है। तो यहां पर अगर देखें तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये ज्यादा स्टेबल होंगे, और फोर्थ वाला क्या है वो कम स्टेबल होगा, फोर्थ वाला कम स्टेबल होगा, ठीक है। अब अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या है, इस ऑक्सीजन का प्लेसम लग रहा है, और यहाँ पर क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर है, ये क्या है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेबल होगा। अगर हम सेकेंड और थर्ड की बात करें, चूंकि बेंजाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसमें और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। एलाइल में क्या है, सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, सिर्फ दो, ठीक है। तो बेंजाइल में रेजोनेंस ज्यादा होने की वजह से ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट के बाद सेकेंड आ जाएगा, सेकेंड के बाद थर्ड होगा, और थर्ड के बाद फाइनली फोर्थ तो सबसे पीछे है। तो सही आंसर है हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसका प्लेसम ज्यादा होने की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल है, और यहाँ पर इन दोनों में चूंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग आने से और भी बढ़ेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इस वजह से सही आंसर है 1 2 3 4। ऑप्शन की बात करें अगर 1 2 3 4, आंसर है 2।